फील्ड चॉइस करने के लिए आता है तो उसके आगे बहुत सी फील्ड्स होती हैं, यानी कि कह लें कि एमबीबीएस भी है, इंजीनियरिंग भी है, आईटी के शोबे भी हैं, कॉमर्स के शोबे भी हैं और बहुत से मजामीन हैं। तो ऐसा क्या जो तलबा को आप पैगाम देंगे नौजवान को कि वो लॉ का शोबा उनके लिए कैसे मुफीद है, क्यों वो ये शोबा इख्तियार करें? जी, ये भी बड़ा इंसाइटफुल क्वेश्चन है। यानी कि देखें, पाकिस्तान में ये पूरी दुनिया में लॉ उस तरह से प्रोग्रेस नहीं करता जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होती हैं। लॉ इस लिहाज से आपने पढ़ा होगा, मेरिट्स, और सबने पढ़ा है मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ लॉ में, कि ये जनाब लॉ इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी कि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, अब साइबर क्राइम्स जैसे होते हैं, उस हवाले से मोबाइल फोन हर किसी के पास है और हर बंदा दूसरे से इंटरेक्ट करता है। यानी कि जब इंसान को अपने राइट्स का पता चलेगा तो वो बेहतर तरीके से अपनी बाउंड्रीज का तयन कर सकता है। इसमें एक ज़िम्नन सवाल ये है कि आम तासुर ये लिया जाता है माशरे में कि जो वकालत है शोबा, उसमें जो अर्निंग के कहने के वाइज या अर्निंग के मौका वो दूसरे मौकों से कम है। लोग इस वजह से भी चाहते हैं कि कई साल जो एक यंग वकील है, अगर उसने प्रैक्टिकल वकालत का शोबा इख्तियार कर लिया है तो उसे कई साल अपने वालदेन पर या अपने घर पर एज ए बोझ रहना पड़ता है कि वो उसे कचहरी जाते हुए फिर अपने वालदेन या अपने बड़े भाई या किसी और बुजुर्ग से पैसे लेकर आना जाना पड़ता है, अर्निंग नहीं होती। इसका क्या वो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि आपने कहा कि नौजवान वकील बोझ होते हैं। वो नौजवान वकील अर्निंग से पहले लर्न कर रहे होते हैं। वो उनका वो जो फेज होता है जो अर्निंग के बगैर होता है, वो उनका यानी कि एक कह लें कि तालीम का हिस्सा होता है। वो फेज, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं अपने फील्ड में। क्योंकि सुकरात एक दिन में तो नहीं ना सुकरात बन गया, उससे भी कई साल लगे। तो इसी तरह मैं ये हुकूमत को भी कहूंगा, सारी बात है, और बार काउंसिल्स को भी जो प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, कि ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि यंग वकला जो हैं, यंग लॉयर्स जो हैं, उनकी एनकरेजमेंट हो। कोई स्टाइपेंड ऐसा उन्हें दे दिया जाए मंथली, जिस तरह ये आप को पता है कि बार काउंसिल जो है बार वोकेशनल कोर्सेज और दूसरे तीसरे कोर्सेज करवाती हैं। तो ऐसे यंग लॉयर्स को वो कुछ उन्हें स्टाइपेंड या रिम्यूनरेशन उनकी सर्विसेज की प्रोवाइड कर दी जाए ताकि वो एनकरेज हों। इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि जो यंग लॉयर्स हैं उन्हें साथ में अपने आप को ये बड़ी एनकरेजमेंट देनी पड़ेगी कि जनाब कोई नहीं, ऑल इज वेल। जैसे 3 इडियट्स में वो कहता है, यानी वो कहते हैं टॉप इज ऑलवेज वेकेंट, लेकिन उन्हें उसके लिए मेहनत थोड़ा दरकार है। जैसे हमारे जो पाकिस्तान के फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनके बारे में भी था कि इन द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रोफेशन उन्हें कुछ मुश्किलात आई, लेकिन उन्होंने जब उन मुश्किलात को काउंटर कर लिया तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि बेहतरीन लॉयर थे इन दी वर्ल्ड जो है उसमें। अच्छा, आप ये बता दें कि ये जो वकालत की डिग्री का दुरानिया है वो बदलता रहता है। कभी वो 3 साल हो जाता है, फिर 5 साल भी हुआ, फिर 4 साल हो गया। तो ये जो वकालत के लिए जो दाखिला लेते हैं तलबा, उनके लिए ये बेहतर है या उनके लिए मुश्किलात का बायस है? देखें, पहली बात तो ये वकालत का तालीम जो थी एक लंबे अरसे तक अनरेगुलेटेड रही। ये इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है बार काउंसिल्स को, आपकी HEC को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, कि उन्होंने ये देखा कि इससे भी रेगुलराइज किया जाए, कि ये भी कंपेटिटिव हो शोबा वकालत का, कि उन्होंने
पहले इसे एक जमाना था जब 2 साल का था लॉ, फिर LLB की डिग्री 3 साल की, फिर 5 साल की और अब 4 साल की, क्योंकि इंटरनेशनली जो बैचलर्स की डिग्री है वो 4 साल की होती है और वो उसके बाद वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स होता है। एक जमाना था जब 2 साल का था लॉ, फिर LLB की डिग्री 3 साल की, फिर 5 साल की और अब 4 साल की, क्योंकि इंटरनेशनली जो बैचलर्स की डिग्री है वो 4 साल की होती है और वो उसके बाद वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स होता है और उसके बाद आप MS या MPhil कर सकते हो। हमारे लॉ के सिनेरियो में LLM और उसके बाद फिर आप PhD में एनरोल हो सकते हो। तो ये बहुत बेहतर किया है इन्होंने कि अपनी HEC ने, बार प्रोविंशियल बार काउंसिल्स ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये बहुत बेहतर किया कि वकालत की तालीम को भी कि अच्छे लोग सामने आए, कॉम्पिटेंट लोग सामने आए और इसमें कंपटीशन हेल्दी हो। तो ये बड़ा खुशाइंद बात है कि होपफुली हमारे भी कल्चर ये जो है चेंज होगा। आई एम होपफुल फॉर दैट। जी अच्छा, एक ये बात है जो लोगों को आम फहम नहीं है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि बहुत सीनियर जो वकला हैं या टीवी पर भी बातें होती हैं, कोर्ट्स में भी देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि जो वकालत है इट इज ए प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। तो एक ये बता दें कि प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स से क्या मुराद है और ये बात कितने % दुरुस्त है कि वकालत जो है वो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वकालत प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है या नहीं? बेसिकली इसके लिए आपको, मैंने जैसे कहा, इधर डुअल एजुकेशन सिस्टम है लॉ का। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम जिसकी बहुत फीसेज हैं, जिसका बुक्स भी बहुत बहुत महंगी हैं, और दूसरा लोकल LLB जो करवा रहे हैं आप, जो HEC और पाकिस्तान बार जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप देखें जो आम आदमी, प्रोफेशन ऑफ लॉ जिसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वकील किसी को जवाबदेह नहीं होता। लॉयर्स जो होते हैं वो जवाबदेह नहीं होते, वो अपने क्लाइंट की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं या उसे रिलीफ दिलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। एक तो एस्पेक्ट ये आ जाता है कि प्रोफेशन ऑफ लॉ दैट द लॉयर इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट ऑन द अदर हैंड एक लॉयर जो होता है वो रोज सुबह उठता है, उसे अपनी जरिया मुआश की फिक्र होती है। लॉयर भी आखिर आम इंसान ही है, वो लॉर्ड है भी और नहीं भी। ये दोनों आपको मैंने बता दिए कि जो लॉर्ड है भी और नहीं भी। जी बिल्कुल। अच्छा, एक जो तालिब इल्म जब डबल माइंडेड हो जाते हैं, वो कुछ तालिब इल्म चाहते हैं कि हम लॉ की तालीम पाकिस्तान से बाहर जाकर हासिल करें। उन्हें कुछ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में तालीमी इदारे बेहतर नहीं है, आप फिर उन्हें मुल्क चले गए। और दूसरी तरफ कई लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ही लॉ की तालीम बेहतर तरीके से हासिल करें। अब आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा जरिया बेहतर है, बैरून मुल्क या पाकिस्तान? देखें, अगर आपने, यानी कि ये आपकी इधर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपने लाइफ से क्या चाहते हो। आया आपने अपना जो प्रैक्टिस है वो पाकिस्तान में करनी है या अब्रॉड करनी है? ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में करनी है तो पाकिस्तानी लॉ इज द बेस्ट। जैसे मैंने कहा, डुअलिटी ये खत्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म लीगल एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में। ये जो करवा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ और इसका पाकिस्तान का, ये डुअलिटी खत्म होनी चाहिए, ताकि जिसने लॉ प्रैक्टिस करनी है पाकिस्तान में उसे पाकिस्तानी लॉज और पाकिस्तानी पॉलिसीज का पता होना चाहिए, तब भी ही कैन बेटर हैंडल द सिचुएशन। बाकी जिसने, वही बात है कि एक्सपोजर जिसे चाहिए, नो डाउट कि बाहर आप जाते हो पढ़ने तो एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है, मगर आप लर्न भी बहुत करते हो।
तो मगर ये थोड़ा सा है कि पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा इधर डिफिकल्टी होती है कि बाहर, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जिसकी अपनी वैल्यूज हैं, इस्लामिक वैल्यूज हैं। ये वैल्यू, वो बाहर जो वैल्यूज होती हैं और एथिक्स है जो, वो पाकिस्तान से डिफरेंट हैं। जो लीगल लॉ से रिलेटेड एथिक्स है वो तकरीबन सेम ही है। सोशल एथिक्स और वैल्यूज डिफरेंट है, मगर लीगल वैल्यूज और एथिक्स सेम ही है। तो अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो ट्रांसलेट करता है वैल्यूज और एथिक्स को पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिहाज। अच्छा, ये बता दें कि अब कई लोगों का ये कहना है कि आम फहम एक गुफ्तगू यानी कि कह लें कि वो कहते हैं जी जिससे कुछ भी नहीं होता वो जो वकील बन जाता है, इसमें क्या हकीकत है? ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है जो लोग ये बात करते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये जिस तरह HEC, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि लॉ की एजुकेशन को या लीगल एजुकेशन को अब ये सुपरवाइज करेंगे, ये खुशाइंद बात है, कदम है। इससे प्रोफेशनल्स पैदा होंगे और हेल्दी कंपटीशन होगा सोसाइटी में और लीगल फील्ड में। आपके जो है डिफाइन होके स्टूडेंट आएगा। अब मैं जैसे देख रहा था कि HEC ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है कि जनाब इंट्रोडक्शन टू लीगल रीजनिंग। ये बड़ा अच्छा कदम है HEC का कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी अपने उसमें करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया है उन्होंने। ये बड़ा अच्छा कदम है कि एक आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका मिलेगा जो प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचर लॉयर्स। आखिर में ये बता दें कि जो गुजरांवाला के लोग हैं वो चाहते हैं कि गुजरांवाला में भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हो। ये मुतालबा भी दुरुस्त है गुजरांवाला के लोगों का या नहीं? बिल्कुल जी। आपने जैसे सुना होगा नॉलेज इज पावर और इट क्रिएट्स पावर। गुजरांवाला के अभी भी कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर की यूनिवर्सिटी एक ऐसी है जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं। जो एक अपनी गुजरांवाला की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होगी तो वो स्टूडेंट जो दूसरे सिटीज में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वो फिर उनको बड़ी कन्वीनियंस होगी, पेरेंट्स को बड़ी कन्वीनियंस होगी कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ के टाइम पे घर आ जाएंगे, उन्हें इतनी जो है वो हैसल नहीं होगी इसमें। ये बड़ा गुजरांवाला की अवाम का जायज मुतालबा है और मैं इसे सेकंड करता हूं इस मुतालबे को कि गुजरांवाला में भी अपनी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसा कि गुजरात एक करीबी शहर है गुजरांवाला से, उसकी आबादी का अगर किया जाए, हिसाब लगाया जाए तो गुजरांवाला से काफी कम है, लेकिन उनको तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मिल गई है। तो गुजरांवाला के में क्या मसाइल है ना मिलने के? जी पहले आपके मैं एक और सवाल, जो एक इस सवाल में से एक सवाल है कि मैं पिछले दिनों स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि गुजरात जो है, आपने जैसा कहा छोटा सिटी है, इतना उधर डेवलप्ड है या नहीं, मगर गुजरात पंजाब में दूसरा या तीसरा हाईएस्ट डेथ रेट, यानी कि जिसमें शरह ख्वानदगी ज्यादा है, दूसरे या तीसरे नंबर पे है और गुजरांवाला उससे भी नीचे। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उधर यूनिवर्सिटी 2004 में अपनी गुजरात में यूनिवर्सिटी बन गई थी। इसमें अब आपका ये सवाल क्यों नहीं बन पा रही यूनिवर्सिटी, उसमें यह है कि लोग अपने नुमाइंदों के थ्रू, यानी कि रबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी अशद जरूरत है यूनिवर्सिटी बनना, गुजरांवाला की अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बनना अपनी अशद जरूरत है। क्योंकि इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजरांवाला कैंपस और 2 प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज ऑपरेट कर रही हैं।
गुजरांवाला में, मगर पब्लिक सेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स हों, शोबे हों, जिसमें से तलबा चूज कर सकें, वो उसकी एक फुकदान है या शदीद कमी है, जो कि अभी भी महसूस होती है और आने वाले वक्त में भी महसूस होगी। जी मैं हसन सत्तार शरीफ साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे नाजरीनों सामीन को उनके सवालात के जवाबात दिए जो उनके दिमागों में मौजूद थे। जी जी, मैं ये कोशिश करूंगा कि एक आपकी तरफ से मुस्तकिल तौर पर अपने सामीन और नाजरीन के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, जिसमें आप उन्हें आकर जो उनके कानूनी मसाइल हैं और उन्हें स्टूडेंट्स के कानूनी और लॉ से रिलेटेड मसाइल हैं उन्हें आप मुस्तकिल बुनियादों पर बताएं। जी जरूर जी बड़ी मेहरबानी सर आपका। थैंक यू। और आखिर में मैं अपने नाजरीनों सामीन से ये कहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को भी ऑन कर दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोग्राम देख सकें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।